नमस्कार भारतवासियों, मैं मनीष मिश्र जय जगदम्बा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को हिंदी के विषय में सारी जानकारी दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, ताकि हमारा देश शुद्ध हिंदी सीख सके, जान सके। जो बच्चे, जो टीचर्स अनभिज्ञ हैं हिंदी भाषा से, उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी जानकारी प्राप्त करेंगे, सीखेंगे, बेहतर बनेंगे, इससे मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई और हिंदी भाषा में अरबी, फारसी और बाद में अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, उन सभी भाषाओं को मिक्स कर लिया गया, क्योंकि वो सभी आए और सभी ने अपनी अपनी भाषाएं थोपी। तो इस तरह से हमारे देश की भाषा हिंदी से हिंदुस्तानी हो गई, मिक्स्ड हो गए। सारी चीज़ें बाहर से आके, सारी भाषाएं बाहर से आके मिक्स्ड हो गई और इस तरह से हमारा लिबास, रंग, रूप, वेशभूषा सब बदल गए। हमने धोती कुर्ता छोड़ के जींस पैंट पहनना शुरू किया। हमने अपना लिबास बदल दिया, हमने अपनी भाषा बदल दी, रहन सहन, शिष्टाचार, संस्कार, सारी चीज़ों को बदल दिया। तो खैर, ये बाद की बात है। इन सभी को हमें सीखना है, जानना है। हम भारतीय हैं तो भारतीय लिबास में रहें, भारतीय परिधान पहने और भारतीय भाषा का इस्तेमाल करें, यानी कि हिंदी का इस्तेमाल करें। तो हिंदी, सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी में बहुत से लोग अशुद्धियों को बारीकी से नहीं जानते हैं। बहुत से लोग भाषा का तो बोलते हैं, लेकिन भाषा शुद्ध कैसे बोला जाए, भाषा सही कैसे बोला जाए, इसकी जानकारी नहीं होती। यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो उनका होता है, उच्चारण, डिक्शन भी कहते हैं कुछ लोग उसे, तो उच्चारण सही नहीं होता है। इस कारण से काफ़ी परेशानी आती है। तो भाषा पर चर्चा के बाद हिंदी की शुद्धता का ज्ञान। भाषा पर चर्चा के बाद हम जानते हैं हिंदी की शुद्धता। हिंदी की शुद्धता, शुद्ध हिंदी बोलना बहुत ही आवश्यक होता है। शुद्ध हिंदी का ज्ञान अगर नहीं हो तो भाषा अधूरी सी लगती है, बेकार सी लगती है। और जैसे मैं अगर अशुद्ध हिंदी बोलता हूँ या फिर लिखता हूँ, और जिन्हें पता होता है, या फिर हम इंटरव्यू दें, एग्ज़ाम दें, किसी भी प्रकार की परीक्षा दें या कहीं भी जाएं, देश में, विदेश में, कहीं भी घूमने जाएं, और हम जब सामने वाले से बातचीत करते हैं और हमारी भाषा अशुद्ध होती है, तो सामने वाला अगर जानकार है तो हंसता है। तो ज़रूरी ये है कि हिंदी की शुद्धता का ज्ञान होना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम पे लोग हंसे नहीं। हमारे पास केवल डिग्री ही नहीं हो, हमारे पास केवल सर्टिफिकेट ही नहीं हो कि हमने बहुत पढ़ाई की है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बशर्ते कि हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। हमारे पास डिग्री है और ज्ञान नहीं है तो वो अधूरा सा लगता है। इसलिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। तो हम सीखेंगे आज हिंदी की शुद्धता। आगे है हिंदी आसान या मुश्किल। देखिए, हिंदी आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए क्योंकि जब हम बारीकी से उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बड़ा ही आनंद आता है उसे बोलने में। बहुत ही आसान है, लिखने में भी उसके कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, और उनको अगर हम जान लेते हैं तो हमें लिखने में आसानी होती है, बोलने में आसानी होती है। और मुश्किल इसलिए है कि हम उसे आसान समझ लेते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसके प्रति मेहनत में कमी कर देते हैं, हम मेहनत नहीं कर पाते हैं। अगर हम मेहनत करें सही से, अगर हम इसे मुश्किल समझें, तो ये भाषा हमारे लिए आसान होगी। लेकिन जब हम इसे आसान समझते, अरे हिंदी तो है, जानते हैं, बचपन से बोलते हैं, क्या है इसमें, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मात्रा इधर हो जाए उधर हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है कि तालाब श को दंत स कह दिया जाए उच्चारण के माध्यम से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम कभी भी जीवन में हिंदी नहीं सीख पाते। और जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं। जब हम बाहर जाते हैं, पढ़े लिखे लोगों से बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ काफ़ी मुश्किलें आती हैं। तो लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, तीनों में शुद्धता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आगे है कि लिखावट और बोली। लिखावट और बोली, मैंने अभी कहा कि लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, तीनों में शुद्धता का ज्ञान होना चाहिए। तो लिखावट और बोली में भी शुद्धता का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए कि किस तरह से हम शुद्ध लिखें, क्या रूल है, क्या नियम है, और किस तरह से हम शुद्ध बोलें, क्या तरीका है उसका बोलने का। आगे है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान। तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए, लिखने के लिए निश्चित रूप से उसके जेंडर का, लिंग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।
और हम सभी जानते हैं कि हिंदी में दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो दोनों का ज्ञान हम सब सीखेंगे। आज हम भाषा पर चर्चा, हिंदी की शुद्धता का ज्ञान, हिंदी आसान या मुश्किल, लिखावट और बोली, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसके साथ साथ आगे जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें आप ध्यानपूर्वक उसको देखें, सीखें, प्रैक्टिस करें। एक एक चीज़ में बारीकियों से सिखाऊंगा, बहुत ही सिस्टम से, बहुत ही बारीकी से मैं एक एक चीज़ सिखाऊंगा तरीके से। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आप और आपके परिवार के जितने भी लोग होंगे हिंदी सही से बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाएंगे और जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। विश्वास मानिए, मैं ये काम अपने देश के लिए, परोपकार के लिए कर रहा हूँ, देश सेवा के लिए कर रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि मेरे देशवासी मेरा साथ देंगे और निश्चित रूप से अपनी भाषा को सुधारेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि हम भारतीय केवल डिग्रीधारी नहीं हैं, हमारे पास ज्ञान भी है, हमारे पास बोलने का ढंग तरीका भी है, कैसे बोले, कैसे लिखे, इन सारी बातों का ज्ञान हमारे पास है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले भाषा की बात आती है तो भाषा हमारी है हिंदी, हमारी भाषा है हिंदी। सवाल आता है कि हिंदी में सबसे पहले वर्ण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो वर्ण क्या है? वर्ण यानी अक्षर। अक्षर जिसका क्षर नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो, जो कभी खत्म नहीं हो, तो अक्षर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वर्णों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हम सभी जानते हैं, मैं परिभाषा की बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ी बहुत परिभाषा की चर्चा करूंगा क्योंकि विशेष रूप से मैं लिखना पढ़ना सिखाने आया हूं, आपको व्याकरण के माध्यम से शुद्ध लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा। क्योंकि विस्तार में मैं व्याकरण की तरफ अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा, बाद में मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, उसमें उस तरह के सारे वीडियोस जो होंगे वो व्याकरण को लेकर समर्पित होंगे। अभी फिलहाल मैं शुद्धता का ज्ञान। तो सबसे पहले हम वर्णमाला की ओर जाते हैं। वर्ण हम सभी जानते हैं, तो उससे पहले हम सबसे पहले शुरू में कोई भी बच्चा, हम सभी ने वर्णमाला सीखी है, अ आ ई या क ख, तो सबसे पहले हम वर्णमाला की ओर जाते हैं। तो हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले हिंदी की जड़ यानी उसके वर्ण, उसके अक्षर को जानना, उसकी वर्णमाला को जानना बहुत ही आवश्यक है। हम देखते हैं हिंदी की वर्णमाला। तो देखिए, सबसे पहले ये स्वर है जिसमें ये दो आयोगवाह है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। स्वर और व्यंजन किस तरह से डिफाइन किया जाता है, अलग किया जाता है। हिंदी भाषा में दो वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। दोनों वर्णों को किस तरह से पहचानते हैं और कितने उसके प्रकार है, इसकी चर्चा हम बाद में। सबसे पहले हम देखते हैं वर्णमाला, यानी वर्णों के सजे हुए क्रम को, सजे हुए रूप को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों को जब हम एक क्रम में सजा कर लिखते हैं उसे ही वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ वर्णों को अंडरलाइन किया हुआ है, इनको गौर से देखिएगा। अंडरलाइन किया हुआ है यानी कि ज्यादातर हम इन वर्णों को लिखने में या फिर पढ़ने में भी अशुद्धियाँ ज़्यादा करते हैं, अशुद्ध लिख देते हैं, अशुद्ध पढ़ देते हैं। छोटे बच्चों को सिखाते वक्त खासकर जब हम ध्यान नहीं रखते हैं तो होता क्या है कि ये सारे जो अक्षर हैं, बच्चे गलत लिखना बचपन से ही शुरू करते हैं और बाद में सुधरता नहीं है। बाद में जब उन्हें सिखाया जाता है तो उन्हें अटपटा सा लगता है और वो सीख नहीं पाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अन और अ। ये इस तरह से यहाँ तक औ तक स्वर है और अन अह क्या है, आयोगवाह है। यानी कि अन और अह में ये ए एन हो गया। इंग्लिश में अगर हम देखें तो ए एन, तो एन न हो जाता है, न व्यंजन है और अ स्वर है, तो ये मिक्स्ड है। अह में भी वैसे ही अ स्वर है और ह जो है आधा ह क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए इसको आयोगवाह कहते हैं। तो अ तक ही स्वर होता है। तो सबसे पहले हम लिखावट में ध्यान देंगे। जो जब हम अ लिखते हैं तो लकीर कटनी चाहिए। देखिए यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है दुआ, तो दुआ में यहाँ अ पे इस तरफ यानी कि फर्स्ट साइड से यानी लेफ्ट साइड से यहाँ लकीर टच होगी और यहाँ राइट साइड से लकीर कट होगी, यानी बीच में कट रहेगा।
लकीर पूरी जुड़ी हुई नहीं रहेगी। जब भी जहाँ भी हम अ लिखेंगे बीच में तो लकीर पूरी नहीं होगी। इस तरह से हम लिखते हैं। दूसरा है व्यंजन में आते हैं तो ख लिखने में हम लोग गलती कर देते हैं कि र और व अलग अलग लिख देते हैं, तो इससे पढ़ने में भ्रम होता है। ये ख नहीं रव लगता है। तो ख के लिए ज़रूरी है कि यहाँ तक टच होना चाहिए इसकी लकीर, ताकि वो भ्रम पैदा ना करे। तो क ख ग घ ङ। इसको उच्चारण सिखाने के लिए बच्चों को अंग बोला जाता है, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? ङ। ये नासिका से उच्चारण किया जाता है और कंठ और नासिका से ङ। ये पंचमा अक्षर है, यानी हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये पांचवा अक्षर है, पंचमा अक्षर। तो ये जितने भी पंचमाक्षर ये 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पांचों वर्ग के पंचमाक्षर है। न, य, ण, न और म, ये पंचमाक्षर है। पांचों का विशेष रूप से प्रयोग होता है आधे अक्षर के रूप में, अनुस्वार और चंद्रबिंदु के रूप में। चंद्रबिंदु अर्थात अनुनासिक के रूप में, अनुस्वार और चंद्रबिंदु के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसकी चर्चा भी हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो क ख ग घ ङ और च छ ज झ ञ ञ, ये भी नासिका से उच्चारण किया जाता है। ट ठ ड ढ ण, ये बहुत से लोग ये टवर्गी न बोल देते हैं लोग। न नहीं है ये, ण ण ण। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ा वाला जो र होता है, बड़ा र, उसके ऊपर अगर हम चंद्रबिंदु लगा दें, बड़े र के ऊपर हम अगर चंद्रबिंदु लगा दें, तो नासिका से जब हम बड़े र को उसका उच्चारण करेंगे, उसे उच्चारित करेंगे, तो ण की आवाज़ आएगी, जैसे प्राण, रावण। तो इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, क्योंकि अभी हम फिलहाल वर्णमाला सीख रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को लेकर, शुद्ध लिखावट को लेकर ये सारे वीडियोस आपको प्राप्त होंगे। आगे हम देखते हैं। तो यहाँ जब हम क ख ग घ अंग च छ में थोड़ी सी गलती कर देते हैं, जो उसके लिखावट में गलत कर देते हैं। यहाँ लकीर नहीं खींच पाते हैं। ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण। तो हम क्या करते हैं, ढ के नीचे बिंदी लगा देते हैं, जो कि अशुद्ध हो जाता है। ढ के नीचे बिंदी लगाते ही वो अतिरिक्त वर्ण होता है। उसे ये द्विअर्थी होते हैं, दो अर्थ वाले होते हैं, है ना। ढ, वो बिंदी लगा दिए तो ढ, तो ये अतिरिक्त वर्ण है, एक्स्ट्रा है। ये अलग से हमें सीखने को मिलता है। वर्णमाला में हम इसे नहीं सीखते हैं। यानी कि ट ठ ड ढ में जो ड है, इसके नीचे अगर बिंदी लगा दिए तो बड़ा र हो गया, और ढ के नीचे लगा दिए तो ढ हो गया, तो बड़ा ड़ और ढ। ये यहाँ निश्चित रूप से शिक्षक लोग भी गलत करते हैं। निश्चित रूप से आप देखिएगा, बहुत सारे बच्चों की कॉपी में या फिर छपी हुई जो छोटे मोटे प्रकाशक होते हैं, उन किताबों में आप जब देखिएगा तो ढ के नीचे बिंदी लगी होती है, जो कि अशुद्ध है। ढ से ढोलक हुआ, और ढ से क्या हुआ? पढ़ना, चढ़ना, बढ़ना। ये ढ से हुआ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ढ के नीचे बिंदी, ये ढ से हुआ। और ढ, यहाँ पे ढ है। ढोलक, ढक्कन, ढेला, ढेंचू, मेढक, चड्ढा, है ना। ये सारे शब्द इस तरह से आते हैं। गड्ढा, तो ये ढ है, ये ढ है। इन दोनों में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों के नीचे बिंदी लगती है, तो बिंदु लगते ही ये अतिरिक्त वर्ण हो जाते हैं, जो हम अलग से पढ़ते हैं। आगे है त, थ, द, ध, न। यहाँ हमने कुछ अक्षरों के नीचे, वर्णों के नीचे अंडरलाइन किया है, विशेष रूप से लिखावट को लेकर। यहाँ पे देखिए अ है तो दुआ, आगे रथ है तो हम तथ में लिखेंगे। थ, लकीर कटती है, यानी कि लेफ्ट साइड से टच होती है लकीर, और राइट साइड से कट होती है, यानी कि बाईं तरफ से हम इसको टच करके सटा के लिखेंगे, और इसको इस तरफ से कट करके लिखेंगे। यहाँ पे लकीर कट जाएगी। आगे है थ के बाद में ध, ध, ध। यहाँ पे देखिए ध में लकीर कटती है,
व ध वध, या ध में लकीर कटी। बहुत से लोग उसके ऊपर से लकीर डाल देते हैं और इसको सही से गोलाकार नहीं करते हैं ध को, तो वो घ का भ्रम पैदा करता है घ, तो ये वध न हो के वग हो जाएगा, तो फिर वो अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए ध के नीचे भी ध के ऊपर भी लकीर काटना बहुत आवश्यक है। आगे है प फ ब भ, भ में भी वही बात आती है। जहाँ जहाँ गोला है आप देखिएगा, थ में गोला है, ध में गोला है, भ में गोला है, क्ष में गोला है और श्र में, जहाँ जिस जिस वर्ण के ऊपर गोलाकार है, सिर्फ ताला विश्व को छोड़कर, ताला विश्व को सीधा लिखा जाता है, जिस जिस वर्ण के ऊपर गोलाकार है उसकी लकीर कट जाती है। यहाँ पे क अनुस्वार भ आकार, खम्भा, क से लिखेंगे। यहाँ देखिए अक्ष रक्षा, लकीर इधर से हटा दिया गया है और यहाँ से काट दिया गया है, तो ये शुद्ध। तो इसमें भी गोला है, इसमें भी गोला है, इसमें भी गोला है, इसमें भी गोला है, और ये श्र मिश्र, श्र में भी गोला है। तो जितने गोले वाले होते हैं वर्ण, उन सभी में लकीर ऊपर से कट जाती है। तो इस तरह से ये अलग से हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं श्र, हालांकि ये संयुक्ताक्षर होता है, क्ष त्र ज्ञ श्र 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इस तरह से हमारी ये पूरी वर्णमाला हुई। वर्णमाला में विशेष रूप से ध्यान देना होता है तो शुद्ध, उसके लिखावट कैसे हो, कहाँ पे गलतियाँ होती है, लकीर देने में या फिर बिंदी वगैरह देने में, इस तरह की वर्णमाला में बहुत सारी गलतियाँ होती है। तो आज हमने सीखा वर्णमाला, इसे अच्छी तरह से सीख लें, जान लें, और वर्णमाला के बाद हम आगे सीखेंगे कि कहाँ किसका प्रयोग होता है, किस तरह से उच्चारण किया जाता है, उसका उच्चारण स्थान कहाँ है, और उच्चारण करने का तरीका क्या है, कौन से शब्द को कौन से वर्ण को कैसे बोलते हैं शब्द में मिलाकर। तो यहाँ पे हमने लिखावट का बताया, और अगले वीडियो में हम जानेंगे वर्ण के बारे में ज़्यादा विस्तार से।